अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 5 दिसंबर की कॉल लेकर, और हम सब में पहले प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड हैं। हम चलते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट की तरफ। तो जनाब, डिप्रेसिव क्लोजिंग जुमे की भी हुई है और हफ्ते की भी हुई है। तो जिस तरह रैप अप के अंदर आपने तफसील सुन ली होंगी मामलात और हालात की, रैप अप वाली वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि जो जितने भी थ्रेड्स हैं और जो भी मामलात हैं उसको डिटेल में डिस्कस किया है मैंने। अच्छा जनाब, तो द होल वीक जो है, पूरा हफ्ता जो हमारा गुजरा है वो बेयर्स के कंट्रोल में था। फिर क्लोजिंग भी ऐसी हुई, बावजूद इसके कि हमने जिस तरह रैपअप में बताया एफ़र्ट्स होती रही कम वॉल्यूम में भी, मगर बहरहाल कुछ नतीजा खेज साबित नहीं हुई। और अब मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त की जो सूरत हाल है, इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं ये कहूँगा कि जो बुरा वक्त है वो भी ख़त्म नहीं हुआ। वर्स्ट इज़ नॉट ओवर। अगर मार्केट से जो बुरा वक्त है वो भी ख़त्म नहीं हुआ। जो इस हफ्ते हमने सेलिंग डिज़ास्टर देखा मंडे को, और उसके बाद जो हमने देखी जो सूरत हाल इंतहाई कम वॉल्यूम की, वो तमाम मामलात को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वर्स्ट इज़ नॉट ओवर। इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को रिगेन करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। पॉजिटिव पॉलिटिकल डेवलपमेंट चाहिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल हो, वरना मार्केट में ये स्ट्रेस और डिप्रेशन बरकरार रहेगी, ऐसा लगता है। तो अब देखते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल क्राइसिस तो बढ़ रहा है, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीदें आने वाले हफ्ते से रखना बेकार होगी। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो मैं मार्केट को प्रेशर में देखता हूं जब तक ये 42,370 और 352 के नीचे अगर ट्रेड कर रही है। याद रहे कि मार्केट की क्लोजिंग इसके नीचे है, यानी कि मैं इसको रेजिस्टेंस बता रहा हूं। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है 42,370 352। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करती है तो मार्केट में एग्जॉस्शन जो है वो बरकरार रहेगी, वॉल्यूम भी कम रहेंगे और एग्जॉस्शन भी बरकरार रहेगी। और अगर मार्केट 42,064 के नीचे ट्रेड करेगी तो ऑब्वियसली डिप्रेशन और प्रेशर बढ़ेगा। और एग्रेशन जो है, अब हम 225 के नीचे हैं, तो वो तो जिस वक्त वॉल्यूम आएंगे एग्रेशन बढ़ जाएगा। अभी अगर एग्रेशन हमें नज़र नहीं आया तो उसकी सिर्फ एक वजह है कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, और वॉल्यूम अचानक आएंगे और वो उस वक्त जब ट्रेडर और इन्वेस्टर के आसाब टूटेंगे, और जब उनको ब्रोकर का फ़ोन जाएगा कि नहीं मार्केट अच्छी नहीं लग रही, माल बेचो, तो फिर फोर्स सेलिंग करवा दी जाएगी। मुझे मार्केट में बेशक डिप्रेशन है, लेथार्जिक सेंटिमेंट थे, इन तमाम परेशानियों के बावजूद मैं अपने फोर्थ क्वार्टर पोर्टफोलियो को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। हाँ, हालात जैसे जैसे ख़राब हो रहे तो मुझे टारगेट शायद रिविजिट करने पड़ जाएं। अगर मैंने 30% गेन की बात की है तो हो सकता है मुझे 25% गेन पे आना पड़े, ये तो ज़रूर मुमकिन है। मगर बहरहाल मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि किसी भी सूरत में, और आज भी, क्योंकि मंडे को जो मैं कुछ स्टॉक देने जा रहा हूँ और उनमें कुछ तो फोर्थ क्वार्टर पोर्टफोलियो होंगे के में जो दिए जा चुके हैं वही स्टॉक होंगे, उनको रिफ़्रेश करूँगा। और कुछ नए स्टॉक हैं जो मैं देख रहा हूँ जिनके अंदर मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोटेंशियल नज़र आ रहा है। और न सिर्फ पोटेंशियल नज़र आ रहा है, इस मौजूदा हालात में वो बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही। तो उस हवाले से मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। अच्छा जनाब, तो बहरहाल सेलिंग प्रेशर जो है वो 42,370 352 के नीचे बरकरार रहेगा। 4264 के नीचे प्रेशर और बढ़ सकता है। और मार्केट को अगर कोई सीरियस एफर्ट करनी है, बेहतर एफर्ट्स, तो मार्केट को कम से कम 42,557 513 इसके ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर रुकती है तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ जी, मार्केट के अंदर कुछ बेहतर एफर्ट्स होने जा रही हैं। और अदरवाइज़ अगर कुछ हाइपर मूव बन भी जाती है तो इवेंचुअली मार्केट नीचे आ जाएगी। जैसे मार्केट गिरी है, अब रिकवरी में सस्टेनेबिलिटी और कंसिस्टेंसी बहुत अहम चीज़ है। जो लोग सेंटिमेंट्स को देखते हैं, समझते हैं, वो इस बात को जहन में रखिए कि एक तो कंसिस्टेंसी इन बुल्स एफर्ट और सस्टेनेबिलिटी ऑन
अबव सर्टन लेवल्स, वो बहुत ज़रूरी है। अब वो सर्टन लेवल्स कौन से हैं? जिस तरह मैंने बताया आपको कि 42,557, 513 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो ठीक है, फिर कुछ रिकवरी की उम्मीदें की जा सकती है। अगर जिस तरह मैं पिछले हफ्ते कहता रहा कि मार्केट में रैली शुरू होती है 43,126 के ऊपर, ये बार बार मैं आपको बताता रहा, और यही वो लेवल था जहाँ से हमें मुसलसल सप्लाई मिलती रही, प्रेशर मिलता रहा और मार्केट नीचे आई। अगर आप पिछले हफ्तों में जाके देखें तो ऐसे टोटल 5-6 सेशन हैं जो उस जोन में जाकर वापस आए। तो ऑब्वियसली उसके ऊपर ही हमें ब्रेकआउट मूव की तवक्को थी जो नहीं हो सकी। अब अगर रिकवरी की बात करें, बुल्स की अच्छी एफर्ट्स की बात करें तो 42,557, 513। अच्छा जनाब, ये तो था पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। अब चलते हैं आपके पसंदीदा सेगमेंट की तरफ, योर फीडबैक मैटर्स। अच्छा जनाब, इसमें हम बात करेंगे आप लोगों के कमेंट्स के हवाले से। सब में पहला कमेंट है, नाम मुझे नहीं पता मगर बहरहाल, खालिद भाई योर एनालिसिस आर अमेजिंग, आई एम इन दिस मार्केट सिंस 2001 and I did not get such an honest and fruitful advice by anyone except you। अल्लाह पाक आपको हमेशा अजर दे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप लोगों की बातें सुन के सीना बहुत चौड़ा हो जाता है और लगन और बढ़ जाती है ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रिसाइज अपडेट देने की। अल्लाह ताला आपको भी बहुत खुश रखे, सेहतमंद रखे। अगला कमेंट है अथर इरशाद साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर, I always listen your analysis very carefully and learns a lot from it. May Allah keep you under His best blessing and may you keep on teaching us with the read more, with the same passion. I purchased Nishat Mill in August for rupees 78.50 and still keeping it. Was it good price to buy at the period of time, as you said that in the current scenario ₹60 to ₹53 बेस्ट प्राइस टू गो विद? देखिए, अब असल में वो कहते हैं ना कि सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बेशक निशात मिल जो है बहुत अच्छा स्टॉक है, मगर जो जिस रेट पे आपके पास निशात मिल है वो रेट अच्छा नहीं है। और अगर मैं बहुत लॉन्ग टर्म में जाके बात करूं, लाइक साल एंड अबव, तो आपका रेट भी फिर आपको बुरा नहीं लगेगा। मगर मसला ये नहीं है, मसला ये होता है कि हम मौजूदा हालात में मौजूदा जो पोटेंशियल है उसमें मैक्सिमम गेन क्या ले सकते हैं। उस नुक्ता नज़र से अगर मैं देखूं तो फिर आपका रेट बहुत ज़्यादा है। असल में बात यह है कि कल मैं अपनी किसी वीडियो में या ऑडियो में ये बात कह रहा था कि लोग जब मार्केट में माल ख़रीद लेते हैं तो निकलते हुए बड़ी हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं। मैं एक साहब को बता रहा था कि आप जो है, आपका जो बाइंग लेवल है, मादरत चाहता हूँ, जब आप माल बेचने पे आते हैं तो आपको फौरी तौर पे अपना बाइंग रेट याद आता है। पहले माल ख़रीदा 100 रुपये पे, उसके बाद क्या हुआ कि 120 का टारगेट बना लिया या 110 का, वो आ गया 90 रुपये पे। अब परेशानी शुरू हो गई, एवरेज कर लिया, एवरेज करते गए वो 70 पे आ गया। अब आपकी एवरेज बन रही है 85 की। अब आप कह रहे हैं यार बस 85 पे आ जाए मैं निकलूँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने इतने अरसे जो इसको अपने पास रखा, झेला, स्ट्रेस लिया, और फिर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि 85 पे आ जाऊं, यानी कि आपकी बाइंग एवरेज पे आ जाएं तो आप निकल जाएं। ये कोई दुरुस्त फैसला है? नहीं, ये दुरुस्त फैसला नहीं है। अब अगर आप तसव्वुर कर लीजिए, अगर 100 रुपये का जब था और आपने ले भी लिया था, कोई बात नहीं, ये गलतियां हम सबसे हो सकती हैं, और कई दफ़ा वो गलती भी नहीं होती, मार्केट में कोई डिज़ास्टर आ जाता है। सवाल ये है कि आपके पास अगर कोई ऐसा डिज़ास्टर आता है तो क्या स्टॉप लॉस नहीं होता? अगर 100 रुपये वाला माल 95 या 98 रुपये पे का स्टॉप लॉस होता और आप निकल जाते और 80-75 रुपये में फिर ख़रीद रहे होते तो क्या परेशानी होती? कभी नहीं होती। मगर मसला ये है कि हम एक बार माल ले लें तो उस कंपनी का जो मालिक है या जो मैनेजमेंट है वो भी उससे इतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी हम करने लगते हैं कि नहीं यार ये शेयर बस बेचना नहीं है। ढूंढ के उसके बारे में पॉजिटिव खबरें पढ़ते हैं कि यार अब ठीक हो जाएगा। अब निशात मिल का पे आउट
बड़ा अच्छा है, अर्निंग बहुत अच्छी है। क्या करें कि टेक्सटाइल सेक्टर की आपकी जो एक्सपोर्ट है या जो टेक्सटाइल सेक्टर की जो ख़रीद है, बाइंग प्राइस है, पूरी मुल्क की इस वक्त मुतासर है, उसका क्या करें। तो टेक्सटाइल सेक्टर में अगर जब हम टेक्सटाइल की बाइंग करेंगे, जो कि अभी हम रीसेंट जो पोर्टफोलियो है उसमें शायद टेक्सटाइल का एक स्टॉक है, एक स्टॉक, उसके भी कोई लेजिटिमेट रीज़न है। तो हम अभी अपने इस दिसंबर पोर्टफोलियो से बाहर निकलना शुरू होंगे या इसकी बाइंग कंप्लीट हो जाएगी, तो हम जो नेक्स्ट पोर्टफोलियो में जाएंगे उसमें ऑब्वियसली हम टेक्सटाइल बाय करेंगे। और निशात मिल इज़ वन ऑफ द बेस्ट पिक इन टेक्सटाइल। ठीक है, बहरहाल तो आपने ये कहा एनी पर्टिकुलर रीज़न वी बाय फॉर शॉर्ट पीरियड, क्या इवन दे आर इन डिफ़ॉल्ट सेगमेंट। अच्छा नहीं, मैं तो कुछ और किसी और को पढ़ गया। उन्होंने लिखा कि दैट इन करंट प्राइस इज बेस्ट प्राइस टू गो विद। देखिए जी, यहाँ पर मैं इसको कट डाउन करूँ अगर, तो अगर आप यहाँ पर बाय कर लेते हो तो यहाँ पर एक्यूमुलेट करते हो तो ये अच्छी बाइंग है। हम निशात मिल की यहाँ बाइंग करा रहे हैं, सिंपल आंसर ये। अच्छा जनाब, गुल साहब कहते हैं भाई थैंक्स फॉर एटलस बैटरी इंडिकेशन, आई जस्ट बॉट टुडे एंड होप फॉर द बेस्ट। आई नो यू डोंट लाइक पेनी स्टॉक बट आई एम सीइंग गुड मूवमेंट इन दीवान ग्रुप स्टॉक, इवन दे आर इन डिफॉल्ट सेगमेंट, एनी पर्टिकुलर रीज़न कैन वी बाय फॉर शॉर्ट पीरियड। सर मैं इस पर बात ही नहीं करना चाहता, मैं ऐसे स्टॉक्स पे बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी बात को नुक्ता मतलब डिसीजन बना के अगर कोई गलत कदम उठा ले तो मुझे इसकी कोफ्त होगी, लिहाजा मैं किसी ऐसे स्टॉक की बात अपनी वीडियो में नहीं करूँगा। उसके बाद जनाब शाहरुख साहब कहते हैं खालिद भाई यूर एनालिसिस ग्रेट, एफएफसी सेल टारगेट। अभी सेल टारगेट नहीं, एफएफसी बाय करो, एफएफसी को सिर्फ बाय करो, यहाँ फ़ौरन करो, और अगर नीचे भी मिल जाए तो यू विल बी लकी। 800-900 पॉइंट की जिस दिन गिरावट हुई थी एफएफसी नहीं गिरा था, ये बात याद रखिएगा। मंडे को एफएफसी नहीं गिरा था, एफएफसी बाय करो। अच्छा, फैद रसूल साहब कहते हैं मैं स्विंग ट्रेड के लिए बेहतर कौन सा है, ईपीसीएल एवीएन। माशाल्लाह आपकी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलती है सर। एवीएन तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में दूसरा बेस्ट स्टॉक है, पहले मैं सिस्टम को कहता हूँ, सेकंड एवीएन है। ईपीसीएल आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेड, बट द पॉइंट इज एंट्री और एग्जिट सही जगह पे होनी चाहिए। टेक्निकली जहाँ पर एग्जॉस्शन आ रही है निकलना चाहिए, और टेक्निकली जहाँ बॉटम कर रहा है एंटर होना चाहिए। स्विंग ट्रेड बगैर टेक्निकल्स के नहीं हो सकती। उसके बाद आतिफ साहब कहते हैं खालिद साहब ग्रेट वर्क, टीआरजी की बाइंग बता दें। जाहिर बात है आप टीआरजी की बाइंग पूछ रहे हो और आपका कमेंट 19 घंटे पुराना है। सर कल मैंने टीआरजी को कल रात को शॉर्ट करने को कहा है, तो मैं बाइंग की बात कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो कल टीआरजी शॉर्ट किया है, ठीक है ना। तो आज तो माशाल्लाह हमारा शॉर्ट बड़ा ज़बरदस्त रहा है, तो लिहाजा भूल जाएं इसको, हम तो नहीं बाय कर रहे। अच्छा, उसके बाद साहब हैं मोहम्मद इमादुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, स्टॉक सिलेक्शन की बेसिस क्या होनी चाहिए? यू सेड एवीएन फोर्थ क्वार्टर में बट पीआरएल फ्लाइंग अभी के लिए अच्छा है, हाउ? अच्छा, बहुत सारे स्टॉक को जमा कर दिया है, मगर इनका बेसिक सवाल है कि स्टॉक सिलेक्शन का बेसिस क्या होना चाहिए। देखिए, स्टॉक सिलेक्शन को अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो सबसे पहले तो वीकेंड पे तसल्ली से बैठ के होना चाहिए। चलती हुई मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन नहीं होता, सुकून से बैठें वीकेंड पे जब मार्केट बंद हो और फिर फैसला करें अपने स्टॉक सिलेक्शन का। स्टॉक सिलेक्शन के लिए नंबर एक उसकी क्वार्टर क्लोजिंग देखें, कहाँ वो क्लोज हो रहा है, उसकी पे आउट हिस्ट्री देखें कि वो क्या पे आउट देता रहा है पिछले, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, उसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन क्या ही है, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या है, आखिरी अर्निंग कैसी चल रही है, उसकी प्रोजेक्टेड वैल्यूज़ क्या है। इन शॉर्ट, फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक इज द बेसिस, द मेजर बेसिस, जो प्राइम रीज़न होगा स्टॉक सिलेक्शन का, वो फंडामेंटल ऑफ द स्टॉक होंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं।
उसके बाद जब हम फंडामेंटली स्टॉक देख लेते हैं और उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में इकोनॉमी में जिस स्टॉक को हमने पिक किया है उस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे मिसाल दे रहा हूँ, एक स्टॉक अभी निशात मिल की बात की, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, मगर मौजूदा सिनारियों में उस सेक्टर की बाइंग से बेहतर है मैं दूसरे सेक्टर में जाऊं, क्योंकि वो मुझे 1.5 से 2 महीने में गेन दे देगी। उस दौरान ये सेक्टर वहीं खड़ा होगा, मैं दोबारा बाय कर लूँगा। तो ये वाली चीज़ को भी हमने टाइम स्पैन को देखना है। इनको देखने के बाद फिर जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहे हैं, किस जगह पे वो बॉटम आउट हो रहा है। तो जब हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे स्टॉक को बाय करते हैं तो टेक्निकल उसकी एक बाइंग रेंज देता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बाय करो। अगर फोर्थ क्वार्टर पोर्टफोलियो आप जो जिन लोगों के पास मौजूद है उन्होंने देखा होगा, कुछ में बाइंग रेंज दी गई है कि यहाँ से लेके यहाँ तक बाय करो, तो फिर वो टेक्निकली हमको बाइंग रेंज मिलती है। तो ये होता है सिलेक्शन क्राइटेरिया। अगली कमेंट पे चलते हैं। ये फरहान साहब हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर गुड एनालिसिस एंड ओपिनियन अबाउट निशात मिल। अच्छा जनाब, उसके बाद इस्लाम लर्निंग वाले साहब हैं, इन्होंने कहा खालिद भाई ज़बरदस्त एनालिसिस, प्लीज़ आप कम से कम हर वीकेंड पर अपने लिसनर फॉलोअर के लिए एक वीडियो लर्निंग की लाजमी अपलोड किया करें ताकि हम उससे फैज़याब हो सकें। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। सर जी 62 या 65 वीडियोस हैं मेरे चैनल पे। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे लर्न ट्रेडिंग में तो 62-65 वीडियोस हैं जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। मुख्तलिफ लेक्चर्स हैं मेरे मुख्तलिफ टॉपिक पे। अगर आप कोई नया मसला लेकर आते हैं, कोई नया सवाल लेके, जैसे अभी रिसेंटली 2-3 हफ्ते पहले किसी ने कोई सवाल किया था, उस पर मैंने वीडियो बनाई। तो अगर ऐसा कोई टॉपिक आता है और वो वीडियो मौजूद नहीं है मेरे चैनल पे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर आपको दूंगा। और मैं ज़रूर कोशिश करता हूं कि वीकेंड पे मज़ीद अगर मेरे सामने कोई टॉपिक आ जाए तो अदरवाइज़ भी मैं कोशिश करता हूं। अच्छा, शेख साहब कहते हैं सर इमेज बाइंग लेवल, यार इमेज लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म की बाइंग करनी है तो ठीक है। उसके बाद एटलस बैटरी, एटलस बैटरी को इन्होंने कहा है कि बाइंग, एटलस बैटरी की मेरे ख्याल में हमारी ऑलरेडी कॉल गई भी है। अभी एटलस बैटरी जो है थोड़ी सी इसमें प्रेशर आ सकता है, अभी जो नज़र आ रहा है तो उसमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ये प्रेशर ले सकता है। अगर ये प्रेशर ले, यू विल बी लकी कि 175 के करीब आ जाए ये। अगर 175 के नीचे नीचे बाय करते हो एज अ फर्स्ट बाय तो अच्छा है। यहाँ राइट अवे इस जगह पे तो मैं बाइंग करने को, मुझे आज का नहीं पता ये कहाँ क्लोज हुआ है, मगर इस जगह पे अभी मैं बाइंग पे थोड़ा हेजिटेंट हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से 190 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो फिर इसमें तेज़ी आ जाती है, वरना थोड़ा डिप्रेस होगा, नीचे आएगा। अगर नीचे आ रहा है तो 175 के नीचे इसमें बाइंग करनी चाहिए 170 तक, और वो आपकी पहली बाइंग होनी चाहिए। टारगेट करके करें, थोड़ा थोड़ा करके बाय करें, और हमेशा रूम रखें कि अगर कोई डिज़ास्टर आता है, पाकिस्तान जिस तरह आपको पता है सियासी तौर पे बड़ा ही क्या कहना चाहिए ख़तरनाक सूरत हाल रहती है ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से, ऐसी सूरत में कोई गिरावट आती है तो आपके पास उस स्टॉक के लिए फंड एलोकेट हुआ हो कि यार एटलस बैटरी के लिए मेरे पास 2000 एटलस बैटरी के लिए या 500 एटलस बैटरी के लिए पैसे पड़े हुए हैं, अगर ये नीचे जाएगा तो लूँगा वरना नहीं। इस तरह हमेशा माइंड होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो शानदार बाइंग होगी और बुरे हालात में अच्छी रिकवरी होगी। अभी मैंने कुछ स्टॉक का क्लेम भी किया है कि इस मार्केट में भी उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी, तो किस तरह दी, इसी तरह दी। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। उसके बाद एक साहब ने मिल्लत ट्रैक्टर, इनका नाम है मोहम्मद अनीस, मिल्लत ट्रैक्टर के बारे में पूछा है। तो मिल्लत ट्रैक्टर जनाब, मिल्लत ट्रैक्टर मेरे ख्याल में ये एक्स रे ट्रेड कर रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। तो अगर अभी इसको देखें तो इसको यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, यहाँ पर बाय करना चाहिए और बाय करके इसको रखना चाहिए। और अगर
नीचे और भी मिल जाए तो अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा करके। अभी ये ऊपर नहीं जा रहा, ये फौरी तौर पे कोई ऊपर नहीं जा रहा, थोड़ा थोड़ा करके इसी जगह से बाइंग शुरू हो जानी चाहिए। अच्छा, इन्होंने करेक्शन की है कि आपका नाम इम्तियाज़ अली है। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। जिनको मैं इस्लाम लर्निंग के नाम से जिनकी आती है कमेंट, उनका नाम जो है इम्तियाज़ अली है। तो इम्तियाज़ अली साहब, कोशिश करूँगा जब कमेंट किया करें ना तो ऊपर अपना नाम लिख कर कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि मैं आपका नाम लेके मुखातिब हो सकूं। वरना जो आपकी यूट्यूब आईडीज़ होती हैं वो तो डिफरेंट होती हैं, और फिर इतने सारे नामों को याद रखना भी बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल ये टोटल हमारी आज की वीडियो थी, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो मालूमात है जो इंडेक्स के हवाले से आपको दी गई है, ये आपके फ़ायदे में रहेगी। फोर्थ क्वार्टर पोर्टफोलियो के लिए आप 0345619043 पर रब्ता कर सकते हैं। और मैं कराची में प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, और बल्कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तो ऑलवेज़ माई स्टेशंस जहाँ पर मैं अपने सेमिनार्स करता हूँ। मैं आज कई लोगों को मैं बार बार बताता रहा हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की मईशत की वजह से ज़बोहाली का शिकार हो जाता है। ऐसी सूरत में हमें क्या ऑप्शन है कि हम ट्रेडिंग करते रहें, हम ज़रिए माश को बेहतर बना सकें। इसके लिए बारहा मैंने कहा कि कुछ एक्सपोजर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में लीजिए। काफ़ी सारे लोगों ने मेरी बात को सुना और समझा, और उन्होंने अकाउंट भी खोले। बहुत कम अमाउंट से स्टॉक के एक्सचेंज से अगर कंपेयर करूं तो इसके मुकाबले में बहुत कम अमाउंट से ट्रेडिंग हो सकती है, और हम वहां पर तो आपको ट्रेडिंग सिखाते भी हैं, मुकम्मल असिस्टेंस है उसमें, तो स्पेशल सर्विसेज हमारी टीम दे रही है, आपको ट्रेनिंग कराती है, आपको एक एक चीज़ बता के आगे चलती है। और जब तक आप समझ और सीख नहीं जाते, आपके असल पैसों पे ट्रेडिंग भी नहीं कराती। तो उस पर रब्ता कीजिए। मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से मैं आपके शहर में आके आपको समझाऊंगा। अगर आपकी ख्वाहिश होगी, हमारी टीम से रब्ता करें, अपने शहर का नाम बताएं, अपनी ख्वाहिश का इज़हार करें, हम आपके शहर में आके आपको पूरी ओरिएंटेशन देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सेहतमंद और खुश खुर्रम रखे। अल्लाह हाफ़िज़।